जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखिए, हिंदी साहित्य का ये भाग 7 है। इसके पहले के भाग में हमने भाग 6 तक बना दिया था, और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे है तो उसको जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये सिर्फ यूपीएसआई और लेखपाल के लिए बनाया जा रहा है। और चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम बताइए। तो हिंदी की जो पहली आत्मकथा थी उसका नाम है अर्ध कथानक। ये किसने लिखा था? तो ये बनारसी दास जी ने लिखा था। और अब प्रश्न उठता है कि इसका नाम अर्ध कथानक क्यों पड़ा? तो जैन परंपरा में 110 वर्ष की आयु मानी जाती है, कि मतलब एक आदमी पैदा होता है तो 110 वर्ष तक जिंदा रहता है। तो भाई, जब ये बनारसी दास जी 55 साल के थे तब लिखे थे, तो इसलिए इसका नाम जो है अर्ध कथानक पड़ गया। 110 का आधा 55। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है, विशाल भारत नामक हिंदी मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो विशाल भारत नामक हिंदी मासिक पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे। वो इसके पहले वाले क्वेश्चन में उनका नाम है बनारसी दास और इनका नाम है बनारसी दास चतुर्वेदी। अब बनारसी दास चतुर्वेदी जी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, और इनसे आगे भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो बनारसी दास चतुर्वेदी साहब हिंदी के लेखक एवं पत्रकार थे एवं राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। इनके संपादकत्व में हिंदी में कोलकाता से विशाल भारत नामक हिंदी मासिक पत्रिका इन्होंने निकाला। ठीक है। उसके बाद इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और चतुर्वेदी जी ने फर्रुखाबाद में अपने अध्यापन काल में ये पढ़ाते थे, तो अध्यापन काल में तोताराम के लिए उनके संस्मरणों की पुस्तक फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष लिखी। तो ये इस क्वेश्चन को भी याद रखना है कि फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा इनसे संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है कि किसकी स्मृति में बनारसी दास चतुर्वेदी सम्मान दिया जाता है? तो इनकी स्मृति में ही दिया जाता है। अब इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, उनको देख लेते हैं। एक है इनका साहित्य और जीवन, उसके बाद है रेखा चरित संस्मरण, सत्यनारायण कवि रत्न, भारत भक्त एंड्रयूज, केशव चंद्र सेन, प्रवासी भारतवासी, फिजी में भारतीय फिजी की समस्याएं, हमारे आराध्य सेतु बंध, जिसमें ये फिजी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजी में द्वीप। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि विनायक किसकी रचना है? तो विनायक जो है डॉक्टर रमेश चंद्र शाह की रचना है, और इन्हें विनायक के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने कई मशहूर काव्य, कहानी संग्रह, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। ठीक है। और इनके कुछ प्रमुख उपन्यास है गोबर गणेश, ये 115 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, किस्सा गुशलाम, विनायक और पूर्वापर। ठीक है। तो इन चारों को याद रखना है, और इन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है यूपीएसआई 2016 का कि रेशमी टाई किसका एकांकी है? किसका एकांकी मतलब किस लेखक की एकांकी है? तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है। अब आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो ये हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार, हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें एकांकी का जनक भी माना जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एकांकी का जनक, हिंदी एकांकी का जनक किसे मानते हैं? तो हिंदी एकांकी का जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को मानते हैं। अब इन्हें 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की जो झलक है वो देखने को मिलती है। अब इनका एक एकांकी संग्रह था चित्ररेखा, जिसके लिए इन्हें देव पुरस्कार मिला। सप्तकिरण एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन परिषद से विजय पर्व नाटक पर प्रथम पुरस्कार मिला। और राम कुमार वर्मा जी रूसी सरकार के विशेष आमंत्रण पर मॉस्को विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्राय 1 वर्ष तक शिक्षा का कार्य कर चुके हैं। ये राजधानी है मॉस्को, रूस की। ठीक है ना। उसके बाद हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से अधिक एकांकियाँ लिखी हैं।
अभी देखिए इनकी जो है फेमस कृतियाँ जो है, एकलव्य है, रेशमी टाई है, पृथ्वीराज की आंखें हैं, जौहर है, सप्तकिरण है, कौमुदी महोत्सव है, दीपदान है, चारुमित्रा है, चित्ररेखा है, विजय पर्व है, विभूति है, रूप रंग है, रजत रश्मि है, ऋतुराज है, रिमझिम है। देखिए यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, इसलिए रिमझिम इंद्रधनुष एक नहीं है, अलग अलग है। ये रिमझिम है, फिर कॉमा है, फिर जो है इंद्रधनुष है, उसके बाद पांचजन्य है, और यहाँ पे भी कॉमा नहीं लगा था ना, विजय पर्व, उसके बाद कॉमा, विभूति है। मतलब ये दोनों अलग अलग है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी जो फायरमैन वाला एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा था कि आनंद कदम्बनी पत्रिका का संपादन किसने किया। तो इस पत्रिका का संपादन प्रेमघन साहब ने किया था। अब आइए प्रेमघन जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, बद्रीनाथ नारायण चौधरी उपाध्याय प्रेमघन हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इसके साथ ही संस्कृत भाषा के प्रसार प्रसार में उन्होंने तन मन धन से योगदान दिया। भारत हिंदू मंडल के कवियों में प्रेमघन जी का प्रमुख स्थान है। प्रेमघन जी की रचनाओं को क्रमशः 3 भागों में विभाजित किया जाता है: प्रबंध काव्य, संगीत काव्य, स्फुट काव्य। अब इसके अंदर बहुत सारे काव्य हैं, लेकिन उतना हम लोग को पढ़ना नहीं है। अब सीधे हम लोग देख लेते हैं इनकी इंपॉर्टेंट कृतियाँ कौन कौन सी हैं। एक है भारत सौभाग्य है, प्रयाग रामागमन है, संगीत सुधा सरोवर है, भारत भागोदय काव्य है। और इनकी पत्रिका जो 1881 में मिर्ज़ापुर से निकली थी, आनंद कदम्बनी, इन्हीं के द्वारा संपादित की गई थी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यूपीएससी 2021 में भी पूछा जा सकता है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि काली कथा वाया बाईपास किसकी रचना है। तो ये अलका सरावगी की रचना है। अब आइए इनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ये हिंदी की कथाकार हैं, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। काली कथा वाया बाईपास उनका चर्चित उपन्यास है, जो अनेक भाषाओं में जो है अनुवादित हो चुका है। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? काली कथा वाया पास, उसके बाद शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद, कहानी की तलाश में, ये इनका कहानी संग्रह है, और दूसरी कहानी, ये भी इनका कहानी संग्रह है। ये चारों उपन्यास है, ये दोनों इनका कहानी संग्रह है। तो इस बात को याद कर लेना है। अब देखिए, इन्हें जो है श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, बिहारी पुरस्कार मिला है। ठीक है, इस बात को याद रखना। और ये इस बात को तो एकदम 100% याद रखना है कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 में मिला है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, 4 को किताब का नाम दे देगा, पूछ देगा। तो याद रखना है कि 2001 में जो है काली कथा वाया बाईपास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत कठिन पूछा था एग्ज़ाम में, यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। ना भूतो ना भविष्यति के लिए व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो डॉक्टर नरेंद्र कोहली साहब को दिया गया था ये प्राइज़। अब देखिए, कोहली साहब के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ऑलराउंडर टाइप के व्यक्ति हैं। इन्होंने साहित्य के सभी विधाओं में, उपन्यास हो, व्यंग हो, नाटक हो, कहानी हो, संस्मरण हो, निबंध हो, सब में अपना लेखनी चलाया इन्होंने, सब जगह लिखा इन्होंने। ठीक है ना। उसके बाद जो है इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे इनका महासमर है, जिसमें उपन्यास है, ये 8 भागों में है। ठीक है ना। जैसे देखिए, महासमर 1 में बंधन है, महासमर 2 में अधिकार है, महासमर 3 में कर्म है, धर्म है, अंतराल है, प्रच्छन्न है, प्रत्यक्ष है, निर्बंध है। उसके बाद तोरो काला तोरो 1 है। सब इनका उपन्यास है। ठीक है ना। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी, और मतलब यहाँ तो हम बहुत कम लिखे, इन्होंने बहुत सारी इनकी रचनाएँ हैं। ठीक है। और इनका देखिए, एक दीक्षा जो है, दीक्षा इनका इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और ना भूतो ना भविष्यति, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला। और इनका व्यंग है, 2 व्यंग है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक और लाल तिकोन, 5 एब्स्ट उपन्यास, आश्रितों का विद्रोह। ठीक है, ये इनका व्यंग है। तो इनमें से अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये एक है व्यास सम्मान, इसके लिए मिला था, ना भूतो ना भविष्यति, और एक ये है दीक्षा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और महासमर का सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस महासमर 8 भागों में है, इस चीज़ को देख लेना है। ठीक है ना। वैसे पूछने को तो साले कुछ भी पूछ सकते हैं कोई। अब देखिए, इन्हें काफ़ी सारे सम्मान मिले हैं। देखिए इन्हें, लेकिन जो ये रेड कलर से हम बनाए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए,
1995-96 में इन्हें जो है सालाका सम्मान मिला था। फिर 2012 में इन्हें व्यास सम्मान मिला है। ठीक है ना। इसके अलावा आप एक एक बार पढ़ लीजिए इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले हैं, और मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर भी एक बार पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लीजिएगा, या फिर जहाँ नोट्स बना रहे हैं वहाँ नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा एक बार। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2016 का क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो ये हरिऔध साहब की रचना है। देखिए इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये हिंदी के कवि, निबंधकार तथा संपादक थे। इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में कार्य किया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति बनाया गया और विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने प्रिय प्रवास नामक खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य लिखा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लाइन को अपने दिमाग में 5 बार छाप लीजिए। जिसके लिए उन्हें मांगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी एकदम याद कर लीजिए। इसमें सीधे ऐसे पूछ देगा, 4 ऑप्शन देके कि किसको मांगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 पुस्तक का नाम दे देगा और आपसे पूछ देगा, तो उसका आंसर मार दीजिएगा प्रिय प्रवास। अब देखिए इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसमें प्रिय प्रवास नंबर 1 पे आती है। हालांकि इनसे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये 11 लिखा है ना, 11 से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आज तक। तो एक ये प्रिय प्रवास है, फिर कवि सम्राट है, फिर वैदेही वनवास है, परिजात है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परिजात 3-4 बार आ चुका है। उसके बाद रस कलश है, चुपते चौपदे है, चौके चौपदे है, ठेठ हिंदी का ठाठ है, अर्ध खिला फूल है, अध किला। उसके बाद रुकमणी परिड़े है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास है। ठीक है ना। तो ये सारी इनकी पुस्तकें हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है मिक्रावती किसकी रचना है। यूपीएसआई 2016 का क्वेश्चन है। तो ये जो रचना है ये कुतुब्बन की रचना है, कुतुब्बन। अब आइए इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये जो थे सूफी प्रेम काव्य परंपरा के कवि थे, और इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ मिक्रावती है। इस ग्रंथ में लौकिक प्रेम की आड़ में अलौकिक प्रेम की बड़ी सुंदर अभिव्यंजना हुई है। अपनी रचना मिक्रावती में कुतुब्बन ने चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार अर्थात उनका बेटा और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या माने उसकी बेटी मिक्रावती की प्रेम कथा का वर्णन किया है। तो इस बात को भी याद रखना है कि प्रेम कथा किसके किसके बीच चल रही थी। कुतुब्बन साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी की बारात किसकी रचना है। तो मिट्टी की बारात जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एकदम दिमाग में छाप लीजिए। ये शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। अब आइए इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये प्रसिद्ध हिंदी कवि और शिक्षाविद थे। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं उसको देख लेते हैं। इसमें रचनाएं में इनकी कविता संग्रह के बारे में बात हो रहा है। एक है हिल्लोल, फिर जीवन के गान और मिट्टी की बारात। और मिट्टी की बारात मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनको जो प्राइज़ मिला है वो देख लेते हैं। पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था एक बार एग्ज़ाम में, UPSSC में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 4 लेखकों का नाम देके कि किसको किसको पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो उसका आंसर भी यही होगा, शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है। उसके बाद इन्हें देव पुरस्कार मिला 1958 में, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला 1974 में, फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में मिला मिट्टी की बारात के लिए, फिर शिखर सम्मान मिला, भारत भारती पुरस्कार मिला। तो इन सारे पुरस्कार को याद रखना है क्योंकि ये सब मेन पुरस्कार हैं हिंदी के। ठीक है ना। तो इनका देखिए कमी है, लेकिन जितना है सब याद रखना है। अब कोहली साहब का बहुत ज़्यादा था और उतना मेन भी नहीं था, मतलब मेन क्या कह सकते हैं, मतलब उतना पूछा नहीं जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जंगल जहाँ शुरू होता है किसका उपन्यास है, मतलब इसके लेखक कौन है। तो संजीव हैं, इसके लेखक संजीव हैं, संजीव साहब हैं। ठीक है ना। देखिए संजीव हिंदी साहित्य के जनवादी धारा के प्रमुख कथाकारों में से एक हैं। कहानी एवं उपन्यास दोनों विधाओं के जादूगर हैं। अब इनके जो फेमस उपन्यास हैं सर्कस, जंगल जहाँ शुरू होता है, सूत्रधार, फांस और प्रत्याशा। ठीक है ना।
देखिए एक क्वेश्चन यूपीएसआई में यहाँ से पूछा था, मतलब ये बुक का नाम फांस है, उपन्यास का नाम, और ये पूछा था ये किससे संबंधित है। तो फांस की पृष्ठभूमि जो है, जो किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं उससे संबंधित है, तो इस बात को याद रखना है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन कराने का कुल मिला के मतलब ये है कि एक क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो उससे संबंधित जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम लोग देख लें और याद कर लें जो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से कराने का मतलब यही है। नहीं तो सीधे सीधे क्वेश्चन अगर ऐसे भी कराया जा सकता कि जंगल जहाँ शुरू होता है किसका उपन्यास है, संजीव का उपन्यास है, ख़त्म। तो उस तरह से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि मतलब लगे कि हाँ कुछ है। जैसे एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। अब यहाँ पे ये भी तो पूछा जा सकता है सर्कस किसका उपन्यास है, सूत्रधार किसका उपन्यास है। तो अगर हम पढ़ें तो हमें सटाक से पता चल जाएगा। अब देखिए इनका एक कहानी संग्रह है गुफा का आदमी, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी आ चुका है, ये भी यूपी SSC में आया था, ठीक है ना। अब देखिए इनको कौन कौन सा सम्मान मिला है। जंगल जहाँ शुरू होता है के लिए इन्हें इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में मिला था, ठीक है। पहला कथा सम्मान इन्हें मिला है। सुधा कथा सम्मान इन्हें मिला है। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े 11 लाख रुपए के 3 पुरस्कारों में से एक श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये चौथा नंबर और ये पहला नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है। और ये फांस को याद रखना और जंगल जहाँ शुरू होता है इसको याद रखना है। जैसे हर एक लेखक की एक दो कृतियाँ ऐसी होती है जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भयानक वाला। जैसे मार्केट में उनकी उपन्यास है तो धक्का बिक गया, मतलब ऐसा होता है। तो इनका जंगल जहाँ शुरू होता है इनका उसके साथ ऐसा ही सीन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो देखिए अज्ञेय साहब जो थे वो कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। अब इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, जिनका कविता संग्रह इनकी जो हैं वो है इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, ये इम्पोर्टेंट है, इसको गोलियां लीजिए। इंद्रधनुष, रौदे हुए, ये अरियोग, करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी गोलियां लीजिए। कितनी नावों में कितनी बान, इसको भी गोलियां लीजिए। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, महावृक्ष के नीचे, ये इनके कविता संग्रह हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। 1964 में आंगन के पार द्वार पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किस लेखक को या किस रचयिता को ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यहाँ से आप जानते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस बात को याद रखना है कि इन्हें दोनों प्राइज़ प्राप्त हुआ है, बड़े बड़े दोनों प्राइज़, साहित्य अकादमी भी और भारतीय ज्ञानपीठ भी। सच्चिदानंद हीरानंद। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट लेखक हैं, राजी सेठ। देखिए निष्कवच किसका उपन्यास है। निष्कवच जो है राजी सेठ जी का उपन्यास है। राजी सेठ हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें उपन्यास में इनका निष्कवच और तत्सम, ये दो इनके उपन्यास हैं। और इनकी कहानी संग्रह में आधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, खाली लिफाफा, इसको टिक कर लीजिए। गमे हयात ने मारा, इसको भी टिक कर लीजिए। भारतीय कहानियाँ, इसको भी टिक कर लीजिए। इनकी इम्पोर्टेंट कहानी संग्रह हैं। और इनका ये जो उपन्यास है निष्कवच, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी टिक कर लीजिए। अब देखिए इन्हें भी काफ़ी सारे सम्मान जो है प्राप्त हुए। एक है कथा साहित्य रचना पुरस्कार, ठीक है, इसको टिक कर लीजिए। उसके बाद अपना प्रथम टैगोर लिटरेचर अवार्ड, इसको भी टिक कर लीजिए, ये सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ है। बाकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहाँ नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैला आंचल किसकी रचना है। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। और अब रेणु जी के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ये हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनके पहले उपन्यास मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। हमने कहा था ना कि कोई कोई किताब ऐसी होती है जो भयानक दिखती है, तो मैला आंचल के साथ तो वही चीज़ है। इनकी लेखन प्रेमचंद जी की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाता है और इन्हें आज़ादी के बाद प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है।
आज़ादी का ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आज़ादी के बाद प्रेमचंद किसे कहते हैं? तो आज़ादी के बाद प्रेमचंद जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी को कहते हैं। अब देखिए ये जो मैला आंचल से मतलब इतना भयानक ये चल गया ना, जिससे बहुत बड़े कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हो गया। और कुछ आलोचकों ने गोदान के बाद हिंदी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित करने में भी देर नहीं की मैला आंचल को। मतलब मैला आंचल इतना ज़्यादा मतलब हिट हो गया। लेकिन मैला आंचल और पारती परिकथा का तक लेखन का ग्राफ जो है इनका मतलब कैरियर इनका ऊपर जाता रहा। लेकिन इसके बाद इन्होंने और भी सारे उपन्यास लिखे, लेकिन उनको मतलब सफलताएं इतनी नहीं मिली, ठीक है ना। और इनका ये जो 2 उपन्यास है मैला आंचल और पारती परिकथा, इसको जो है याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हिंदी कथा साहित्य का प्रथम और श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है ये कौन? मैला आंचल। तो इस बात को मैला आंचल को एकदम याद रखना है। अब देखिए आंचलिक उपन्यास का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। ये हम क्या बताएंगे, डॉक्टर हरदयाल जी के अनुसार जो है आंचलिक उपन्यास वह है जिसमें अपरिचित भूमियों और अज्ञात जातियों के वैविध्यपूर्ण जीवन का चित्रण हो, जिसमें वहाँ की भाषा, लोकतियाँ, लोक कथाएँ, लोकगीत, मुहावरे और लहजा, वेशभूषा, धर्म, जीवन, समाज, संस्कृति तथा के अनुसार उपन्यासों में लोक रंगों के उभार कर किसी आंचल विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले उपन्यासों को आंचलिक उपन्यास कहा जाएगा। ऐसा हरदयाल जी के अनुसार है ये, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए एक बार क्या देखने में जा रहा है। देखिए अब बिहारी जी के बारे में जान लेते हैं। देखिए सतसई किसकी रचना है? तो ये सतसई जो है बिहारी लाल चौबे उर्फ बिहारी जी की रचना है, ठीक है ना। ये हिंदी के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। बिहारी जी की एकमात्र रचना है सतसई, ठीक है। और ये मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे संकलित हैं। यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कुल मिला के कितने दोहे हैं, तो उसमें शायद ऑप्शंस में दिया था 700 प्लस, तो आपको 700 प्लस याद रखना। हालांकि 719 है, ठीक है ना। सतसई इसका नाम है और इनकी एकमात्र रचना, इन्होंने एक ही रचना किया है। लेकिन देखिए ना कितना लिखा है, 719 को दोहे लिखे हैं बिहारी लाल चौबे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? यहाँ पे अकादमी गलत है, उसको ध्यान मत दीजिएगा। देखिए हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है माखन लाल चतुर्वेदी जी को मिला है, ठीक है ना। ये हिम तरंगिनी के लिए, ठीक है ना। माखन लाल चतुर्वेदी जी भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे, जिनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हुई। सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के वे अनूठे हिंदी रचनाकार थे। इनकी जो इन्होंने 2 पत्रिका मतलब 3 पत्रिका थी, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है, एक प्रभा एक कर्मवीर है, इनका संपादन किया, ठीक है ना। तो ये प्रभा वाले को याद रखना है। प्रभा ज़्यादा मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जा भी चुका है 1-2 बार। चतुर्वेदी जी की रचनाओं को प्रकाशन की दृष्टि से इस क्रम में रखा जा सकता है। प्रकाशन मतलब कैसे छपा था, किस सन के अनुसार, ठीक है ना। अब देखिए इनका है कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918 में। उसके बाद हिम किरीटिनी है, ये किरीटिनी है, ये अलग है, ये हिम तिरंगिनी अलग है, ठीक है ना। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसके लिए इनको देव पुरस्कार मिला, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसलिए इस बात को अपने मस्तिष्क में डाल लीजिए। फिर एक है इनका साहित्य देवता है, ठीक है ना। देखिए हिम तरंगिनी में लिखा है, इन्हें 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कोई पूछेगा पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, तो हिम तरंगिनी के लिए माखन लाल चतुर्वेदी साहब को मिला। फिर देखिए इनका माता है, युग चरण है, समर्पण है, वेणु लोगु जे धारा है, ठीक है ना। अब माखन लाल चतुर्वेदी जी की कहानियों का संग्रह जो है अमीर इरादे और गरीब इरादे के नाम से जो है छपा था। अमीर इरादे गरीब इरादे के नाम से छपा था। अब देखिए हिम किरीटिनी के लिए इन्हें देव पुरस्कार जो है मिला था। फिर 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और ये प्रथम पुरस्कार था जो है दिया गया था इनको। फिर इनकी कुछ कविताएं जैसे पुष्प की अभिलाषा, ये तो बचपन में आदमी पढ़ा होगा, पुष्प की अभिलाषा और अमर राष्ट्र कविता इन्होंने लिखी है। और भी कविताएं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कविताएं हैं, लेकिन यहाँ पे 2 का नाम हम दे रहे हैं जो कि एग्जाम से की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर 1963 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था, अलंकृत किया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है कि किन्नर देश में के रचयिता कौन है? यह है राहुल सतकृत्यायन, जिन्हें महापंडित कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि महापंडित की उपाधि किसे दी गई है, ये राहुल सतकृत्यायन को दी गई है, ठीक है ना। ये हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे।
एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वेदांत, यात्रा साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान किए। वह हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इस बात को भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहते हैं। हिंदी साहित्य का पितामह राहुल सतकृत्यायन को कहते हैं। बौद्ध धर्म पर उनके शोध हिंदी साहित्य में युगांतरकारी माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया। इसके अलावा उन्होंने मध्य एशिया तथा काकेशस भ्रमण पर भी यात्रा वेदांत लिखे हैं, जो कि साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। मेनली जो है राहुल सतकृत्यायन जो है यात्रा साहित्य के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने गजब गजब के लिखे हैं, मतलब एक लंका लिखा है, जापान है, ईरान है, किन्नर देश की ओर है, चीन में क्या देखा, ये घुमक्कड़ स्वभाव के थे। ठीक है ना। उसके बाद है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 मास, विश्व की रूपरेखा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड। तो इसमें ये सारे आपको याद रखने हैं। कभी भी कोई भी पूछा जा सकता है कि किन्नर देश में इंपॉर्टेंट है, चीन में क्या देखा। ठीक है। एक यात्रा के पन्ने ये भी इंपॉर्टेंट है, घुमक्कड़ शास्त्र भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तिब्बत में 1.25 वर्ष, ये सब मतलब इनका सब, मेरी लद्दाख यात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इनका यात्रा साहित्य हैं जिसको हमको याद रखना है। ठीक है ना। अभी ने जो है पुरस्कार मिला था महापंडित राहुल सतकृत्यायन को 1958 मतलब 58 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, और 1963 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए इन्हें जो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये मध्य एशिया का इतिहास के लिए मिला था। ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना है। आज तो वीडियो लंबा जा रहा है, जाने दो भाई, जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रसो के रचयिता कौन है। ये क्वेश्चन तुमको लग रहा है 2-3 लाख बार आ चुका होगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर है चंद्रबदई। अब आइए इनके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। चंद्रबदई हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि थे तथा पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। उन्होंने पृथ्वीराज रसो नामक प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ की रचना की। चंद्रवरदाई का प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रसो। इसकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिग्गल कहा था। ये क्वेश्चन को याद रखना है, पिग्गल। ठीक है ना। जो राजस्थान में ब्रज भाषा का पर्यायवाची है। ठीक है ना। इसके लिए चंद्रवरदाई को ब्रज भाषा हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन यूपीएसआई में ये पूछा था कि पृथ्वीराज रसो हिंदी का प्रथम महाकाव्य ग्रंथ है। ऑप्शंस देके पूछा था कि कौन सा हिंदी का प्रथम महाकाव्य ग्रंथ है, तो पृथ्वीराज रसो है। ठीक है। और चंद्रबदाई को हिंदी का पहला कवि और उनकी पहली रचना पृथ्वीराज रसो को हिंदी का पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। और इस पृथ्वीराज रसो में जो है 1000 से अधिक छंद तत्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ में उत्तर भारतीय क्षत्रिय समाज व उनकी परंपराओं के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए इनका एक ही किताब है, लेकिन इससे 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस बात को पूरा याद रखना, एकदम दिमाग में छाप लेना है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए परिजात किसकी रचना है। तो अब परिजात जो है नासिरा शर्मा की रचना है। भाई आइए इनके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए नासिरा शर्मा हिंदी की प्रमुख लेखिका हैं। सृजनात्मक लेखन के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। वह ईरानी समाज व राजनीति के अतिरिक्त साहित्य, कला व सांस्कृतिक विषयों की विशेषज्ञ हैं। वर्ष 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनके उपन्यास परिजात को। ठीक है। वर्ष 2019 में उन्हें व्यास सम्मान मिला इनके उपन्यास कागज की नाव के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब इनके जो इंपॉर्टेंट उपन्यास उनको देख लेते हैं। देखिए 7 नदियाँ एक समंदर, उसके बाद है श्यामली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, कुइया जान, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 0 रोड परिजात इंपॉर्टेंट है। अजनबी जजीरा कागज की नाव इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले हैं। 2008 में इन्हें जो है कुइया जान के लिए यूके कथा सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ये यूपीएसआई 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है। वर्ष 2016 में जो है इन्हें इनका जो उपन्यास था परिजात, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद वर्ष 2019 में इन्हें व्यास सम्मान मिला है। ठीक है। कागज की नाव के लिए इनका जो उपन्यास है कागज की नाव के लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला है। ये क्वेश्चन आ सकता है, 100% है यूपीएसआई में। लिख के ले लीजिए आज ही, नासिरा शर्मा नाम छाप लीजिए।
अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, धूल पौधे पर किसकी रचना है? तो ये गोविंद मिश्र जी की रचना है। अब आइए गोविंद मिश्र जी के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए गोविंद मिश्र जी हिंदी के जाने माने कवि लेखक हैं। इनके जो प्रमुख उपन्यास उसको देख लेते हैं। वह अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन इंपॉर्टेंट है, हुजूर दरबार इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी रोशनी में, धीरे समीरे, 5 आंगनों वाला घर, फूल इमारतें और बंदर, कोहरे में कैद, रंग, ये रंगा लिखा गया, रंग है ये। फिर धूल पौधे पर, जिसमें ये धूल पौधे पर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, और इनके सारे पुरस्कारों को याद रखना है गोविंद मिश्र जी के। गोविंद मिश्र जी अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनके उपन्यास लाल पीली जमीन को ऑर्थर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा, हुजूर दरबार को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रेमचंद पुरस्कार द्वारा, उपन्यास धीरे समीरे को भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा, और उपन्यास जो है इनका कोहरे में कैद, रंग को साहित्य अकेडमी द्वारा, और जो है उनका उपन्यास 5 आंगनों वाले घर को व्यास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो इनके देख रहे हैं इनके जितने उपन्यास है सब के सब प्राइज पाए हैं। फिर उनका जो ये लास्ट वाला उपन्यास था धूल पौधों पर, ये शायद इसको जो है 2013 में सरस्वती सम्मान मिला है। तो ये क्वेश्चन एकदम याद रखना है, धूल पौधों पर। और ये भी हम लिखित दे रहे हैं कि यूपीएसआई 2021 के किसी न किसी सेट में आपको 100% देखने को मिलेगा। और एक बात यहाँ पे नोट करके लिख लेनी है कि वर्ष 1991 में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बाद इस सम्मान को प्राप्त करने वाले हिंदी के दूसरे रचनाकार हैं। सरस्वती सम्मान की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन यूपीएसआई 2016 का है कि रिपोर्टाज लेखन की परंपरा का आरंभ किसने किया? तो इसका प्रारंभ जो है शिवदान सिंह चौहान ने किया था। एक बार इनका चेहरा भी देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान साहब का। अब आइए इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक के रूप में ख्यात हैं। लेखक होने के साथ साथ वे सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। देखिए रिपोर्टाज लेखन का प्रथम सार्थक प्रयास या सायास प्रयास या आरंभ, कुछ भी का क्वेश्चन में पूछा दे सकता है। मतलब शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित लक्ष्मीपुरा को माना जाता है, जो कि 1938 में रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अब देखिए ये रिपोर्टाज लेखन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कुल मिला के बात यह है कि यथार्थ घटनाओं को, मतलब जो चल रही है घटनाओं को संवेदनशील साहित्यिक शैली में प्रस्तुत कर देना ही रिपोर्टाज कहा जाता है। ठीक है ना, आप पूरा भी पढ़ दे रहे हैं। जीवन की सूचनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए रिपोर्टाज का जन्म हुआ। रिपोर्टाज पत्रिका के क्षेत्र की विधा है। इस शब्द का उद्भव फ्रांसीसी भाषा से माना जाता है। यहाँ थोड़ा गलत लिखा गया है। इस विधा को हम गद्य विधाओं में सबसे नया कह सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप के रचनाकारों ने युद्ध के मोर्चों में साहित्यिक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के बाद में रिपोर्टाज कहा गया। ठीक है ना। तो ये बस जानने के लिए, बस ये क्वेश्चन को याद रखना है कि रिपोर्टाज लेखन का परंपरा का आरंभ किसने किया? तो इन्होंने किया था, शिवदान सिंह चौहान ने किया था। अब देखिए इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिसको याद रखना है। एक था रक्त रंजित स्पेन और एक है प्रगतिवाद। ठीक है। चलिए आज इतना ही बहुत है। 33-34 मिनट की वीडियो बन चुकी है। मेरा भी गला एकदम बैठा हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे 1 से 2 वीडियो और लगेगा, जिसमें इम्पोर्टेंट जो भी यूपीएसआई में आने की संभावना है वो उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है पुरस्कार प्राइज़ पे आना है, क्योंकि सोच रहे हैं कि मार्च तक में ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। तो भाई अगर आप लोग यहाँ तक लास्ट तक रुके हैं, वीडियो को देखे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नोट्स बनाइए, पढ़िए लिखिए, और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसके पहले भी हमने 6 भाग बना दिया है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। जैसे ये 34 मिनट की एक वीडियो बनी है, इसके पहले की सब 10-10, 15-15 मिनट की है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। ओके भाई, जय हिंद, जय भारत भाई।